नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। 10 बजे का वक्त। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ किया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा। क्रिकेट को बताया नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट। कहा दोनों देशों में खेलों का भविष्य उज्जवल। ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ भागों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का लगाया आरोप। जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर दागी मिसाइल। और फ्रांस पहुंचा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल्स में। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से दिमाग। एम्बाप्पे और डेम्बेले ने किए गोल्स। आइए अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल मैदानों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ के साथ भी मुलाकात की और उन्हें पिछली मुलाकात की एक तस्वीर भेंट की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लिसा स्थालेकर के साथ भी मुलाकात की। लिसा भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे औपचारिक वार्ता की। नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक मैदान का दौरा किया। यह दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में क्रिकेट की खास भूमिका को दर्शाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ शेन वॉर्न स्टैंड का भी दौरा किया। शेन वॉर्न, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम का कप्तान रह चुके हैं। उनकी पहचान दुनिया भर में लेग स्पिन की जादूगरी की वजह से है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट हैं, जिसका उनका रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनर मुरलीधरन ने तोड़ा। एक महान खिलाड़ी शेन वॉर्न और शेन वॉर्न स्टैंड में दोनों ही नेता आज पहुँचे और वहाँ के खूबसूरत पलों का जायजा लिया। और प्रधानमंत्री ने मेलबर्न स्टेडियम में बनी क्रिकेट गैलरी का विजिट किया। गैलरी में दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स की तस्वीरें हैं। गैलरी में सचिन तेंदुलकर और सर जॉन ब्रैडमैन की भी प्रसिद्ध तस्वीर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को स्मारिका भेंट की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारत ने तकनीक को ही नहीं बल्कि खेल को भी डेमोक्रेटाइज किया है। स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है।
और उन्होंने कहा कि भारत में लगातार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और भारत 2030 में जो भारत कॉमनवेल्थ का आयोजन करने जा रहा है, वहीं 2036 में जो ओलंपिक की दावेदारी है उसको लेकर के भारत और ऑस्ट्रेलिया में बातचीत हुई और माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट करने का वायदा किया और पहला देश बन गया है जो चाहता है कि भारत भी ओलंपिक को होस्ट करे। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि बिग बैश लीग पहली बार भारत में खेली जाएगी। मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच 12 दिसंबर को चेन्नई में खेला जाएगा। इस पहल का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाना है। Today I announced that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time. The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. और एक बहुत ही सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री अब विदा ले रहे हैं और अब वो पहुंचेंगे न्यूजीलैंड, जहां पर बड़े मात्रा में भारतीय समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री के विदाई समारोह की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से अब वो रवाना होंगे न्यूजीलैंड के लिए। बहुत ही सफल यात्रा इस लिहाज से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में वो तीसरा देश बन चुका है जिसके साथ अब भारत एनुअल शिखर सम्मेलन करने के प्रयास में है। जापान और रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे करीब आता हुआ दिखाई देता हुआ ये देश, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सीमाएं, महासागर के क्षेत्र दोनों ही देशों को कनेक्ट करते हैं और इसलिए ये दोनों ही देश जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बहुत ही बैलेंस्ड, ओपन और फेयर इंडो पैसिफिक इकोसिस्टम पूरी दुनिया उसका सपोर्ट करे, निर्बाध रूप से जो कारोबार है वो चलता रहे और इसी को लेकर के ये दोनों देश और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दिए। क्वाड में दोनों ही देश एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों पर मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो दोस्ती है, जो नई दोस्ती अगर हम कहें, जो और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और दूसरा दिन शिखर सम्मेलन, जिसे लीडर्स समिट के नाम से जाना जाता है, उसके नाम रहा, जहां द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की और कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण समझौता रहा। भारत को यूरेनियम की निर्बाध सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया। भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की यात्रा में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे को विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर, ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखते हैं। और जहां पर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है तो संपूर्ण विश्व ये कोशिश कर रहा है कि केवल एक देश पर निर्भरता न रहे, न केवल चीन बल्कि वहाँ की जो तकनीक है हमेशा से वहाँ पर मोनोपोली रही है और यही कोशिश की जा रही है कि कोविड के दौरान जिस तरह से सप्लाई चेन में बाधा पड़ी, कई देशों की ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने प्रोडक्शन लाइंस को बंद तक करना पड़ा, तब पूरी दुनिया को समझ में आया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
जो क्रिटिकल मिनरल्स या किसी भी तरह के जो सोर्सेज की या रॉ मटेरियल्स की है वो बहुत ज़रूरी है। भारत को एक बहुत ही विश्वसनीय विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा और पूरी दुनिया की निगाहें भारत में इस बात को लेकर के हैं कि कैसे क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को लेकर के यहाँ पर तकनीक का हस्तांतरण किया जाए, और कोशिश ये की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़ रहे हैं इस पूरी यात्रा को समेटने के लिए। बहुत धन्यवाद अरुण। हमने इतिहास बनते हुए देखा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किस तरह से आप समेटना चाहेंगे इस बहुत ही सफल यात्रा को? बिल्कुल अजय जी, देखिए अब मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड हमने पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन होते हुए देखा है और नई ऊंचाइयों तक अब जाते हुए देखा है। एक बहुत मजबूत बिसात एक तरह से आप कह सकते हैं इस विजिट के बाद में, जो कि इस पार्टनरशिप को आगे लेते हुए जाते हुए दिखाई देगी। आपने अभी न्यूक्लियर सप्लाईज की बात की थी। देखिए ट्रस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्टअप हुआ है। 2009-10 के अंदर में भारत ने न्यूक्लियर सप्लाईज की बात की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में, बट उस समय ऑस्ट्रेलिया ने नकार दिया था कि हमें ट्रस्ट नहीं है इस समय पर इंडिया के ऊपर कि हम न्यूक्लियर सप्लाईज को दे सके। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि कैसे एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा। इनफैक्ट यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स में हमने देखा कि इंटरनेशनल जो रिसर्च एजेंसीज है और सर्वे एजेंसीज है, उनका सर्वे आया है, उसमें आया कि इंडिया पे मोर देन 50% ट्रस्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, फॉलोड बाय यूएसए, चाइना, रशिया। तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियंस का ट्रस्ट भारत पे बढ़ा है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जहाँ तक यूरेनियम की बात की जाए, और भारत भी अपनी कैपेसिटी को लगभग 8.5-9 गीगावाट से बढ़ा करके 100 गीगावाट तक लेकर के जाना चाहता है। तो एनर्जी मिक्स के लिहाज से, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से और एआई के जो दौर के अंदर भारत में मैसिव डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमने देखा कि गूगल, मेटा मैसिवली अपने एआई डेटा सेंटर्स को लगा रहे हैं, और डेटा सेंटर्स को कंटिन्यूस पावर सप्लाई देने के साथ साथ जरूरी होगा कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर के माध्यम से एनर्जी को इंश्योर किया जा सके। तो उस लिहाज से बहुत बड़ा जो टेक अवे हम यहाँ पे देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर यूरेनियम सप्लाई को लेकर के रहा है। दूसरे डिफेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अभी तक हमने देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस में साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज साथ में किया करते थे, लेकिन अब देखिए दोनों साथ में कोलैबोरेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए बहुत फायदा होगा, बिकॉज भारत और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉरिडोर को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के भी एक कॉरिडोर को बनाया जाए, तो 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स होंगे। अब इसमें जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, जो हमारा इनोवेशन इंडस्ट्री है, जो उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट बट नॉट द, इसमें ऑफ कोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी और अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स को दोनों लीडर्स ने माना कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीजी का ये कहना कि हम भारत को एंडोर्स करते हैं ओलंपिक जैसे खेलों को आयोजित करने के लिए, ये बहुत बड़ा संदेश देता है कि इंटरनेशनली आज ऑस्ट्रेलिया भी भारत को सपोर्ट कर रहा है ऐसे मेगा इवेंट्स के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स एक साथ आ रहे हैं जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ में। तो एक तरह से क्रिकेट से लेकर के क्रिटिकल मिनरल्स तक हर तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है इस पर डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। ये बड़े टेकअवेज कुछ रहे हैं। ज़रूर। और क्रिकेट की जब बात हुई, हमने आपका एक्सक्लूसिव वो कन्वर्सेशन भी देखा महिला क्रिकेट कप्तान के साथ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम जानते हैं कि विश्व क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित टेस्ट श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, और कनेक्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो कनेक्ट केवल क्रिकेट और सांस्कृतिक संबंधों तक था, आज वो बहुत ही विश्वसनीय कारोबारी पार्टनर के तौर पर उभरा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, 28 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, तब नींव रखी गई थी सीका की, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। और अब ऐसा लगता है कि दोनों देश बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो अब केवल हम ट्रेड की बात नहीं करेंगे, सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। जो सीका है उसका एक तरह से आगे बढ़ना और उस पर दोनों देशों का सहमत होना और जल्दी ही उसको लागू करने की प्रतिबद्धता क्या दिखाता है और किस दिशा में आगे जा रहा है? देखिए 2022 में एक्टा तो साइन हो ही गया था, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। उसका फायदा ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन से भी ज्यादा दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। हमने इनफैक्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी की थी, उसमें हमने पाया कि कैसे जो गुड्स, लोकल गुड्स है, जो हमारे देश के, जो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया जैसे एक बड़ा मार्केट मिलता है। अब जो बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप की हुई थी, तो साफ तौर पर एक ये आम सहमति बनती हुई दिखाई दी थी कि जो नेगोशिएशंस हैं उनको और फास्ट ट्रैक किया जाएगा, जिससे कि सीपा को भी
जल्दी कंक्लूड किया जा सके, जिसके अंदर ये होलिस्टिक होगा। अभी एक्टा के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम समझते हैं कि जो गुड्स हैं उसके अंदर जो टैरिफ्स है उसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन जब जो सीपा साइन होता हुआ दिखाई देगा तो उस होलिस्टिक होगा, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, एआई का दौर है, डिजिटल सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, गुड्स ऑफ कोर्स यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। सेकेंडली, हम जानते हैं कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन दुनिया भर के अंदर इतना हो रहा है, ऐसे में भारत भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। जब तक ट्रेड डील्स की बात आती है या ट्रेड पार्टनरशिप्स की बात आती है, 15 जुलाई से हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब चाहे यूके की बात कर लीजिए, ओमान की बात कर लीजिए, तो भारत लगातार ट्रेड डील्स को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है कई देशों के साथ में, ताकि अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन किसी एक देश में होता है तो आपका जो एक बड़ा मार्केट है वो ओपन अप रहता है हमारे देश के एक्सपोर्टर्स के लिए, एमएसएमईज के लिए। और भारत हर बार हर नेगोशिएशन पर रिस्पेक्ट ट्रेड की अगर बात आती है वो यही कहता है कि भारत की हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे लेकर के जाया जाएगा। तो ऑफ कोर्स ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने जा रहा है भारत की एक्सपोर्टर्स की पहली पसंद में से एक आता है, जब तक यूएस और ऑस्ट्रेलिया या यूके के मार्केट्स रहते हैं, और भारत उसी दिशा के अंदर इन कंट्रीज के साथ आप देखेंगे कि जी अरुण, तो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपसे मेरा अंतिम सवाल यह है इस कार्यक्रम में कि प्रधानमंत्री के बड़े संदेश ऑस्ट्रेलियाई जनता को, वहाँ से पूरी दुनिया को, और ख़ासतौर पर जो भारतीय समुदाय वहाँ पर रह रहे हैं, जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो इन दोनों ही समुदायों को भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस सेंट्रल थीम्स जिन पर उन्होंने फोकस किया और वो बड़ी बातें जिसकी उन्होंने अपील की, आह्वान किया। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पहुंचे थे तो एक बड़े मैसेजिंग की अगर बात करें तो ये बड़ा मैसेज यही था कि जो इंडियन डायस्पोरा मैसिवली यहाँ कंट्रीब्यूट करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विक्टोरिया के अंदर, सबसे ज्यादा इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विक्टोरिया के अंदर रहते हैं। तो बड़ा मैसेज ऑफ कोर्स यही है कि कैसे भारत, आप चाहे भारत में रहें या ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहें, वो भारतीयता का जो फैक्टर है वो हमेशा रहता है, और वो भारतीयता का फैक्टर जो है वही दोनों देशों को आगे लेकर के आ रहा है, क्योंकि भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं वो हमारे ट्रू एम्बेसडर्स हैं। और यही वजह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध अगर इतने घनिष्ठ हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारे जो ट्रू एम्बेसडर्स जो यहाँ पे रहते हैं वही इसको आगे एक तरह से ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड ऑफ कोर्स जो मल्टीफैसेटेड रिलेशन है भारत ऑस्ट्रेलिया का, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद अरुण शर्मा, मेलबर्न से जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए। तो बड़ा संदेश ये कि ये सही वक्त है भारत में निवेश करने का। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों को स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा, राज्यों का भी आह्वान किया प्रधानमंत्री ने कि राज्यों के बीच में जो सहयोग हो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और आपको याद होगा कि विक्टोरिया के गवर्नर के साथ मिले उन्होंने और ये संदेश दिया कि राज्यों के, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो राज्य हैं और करीब आएँ, इन्वेस्टमेंट और करीब आए। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र शायद हम लोगों ने नहीं किया अभी तक कि 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है, करीब करीब अब 3.3 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निवेश के तौर पर हो गया। 21-22 हज़ार करोड़ रुपए अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया लगा, जो बहुत ही अहम दौरा, बहुत ही सफल दौरा। और अब न्यूजीलैंड की बारी। न्यूजीलैंड में जैसे ही प्रधानमंत्री लैंड करेंगे हम वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर वहां के रहने वाले भारतवंशियों में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री के ऑकलैंड दौरे को लेकर के भारतीय समुदाय से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑकलैंड आने वाले हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 साल के बाद न्यूजीलैंड यात्रा होने वाली है, जिस यात्रा को लेकर न्यूजीलैंड की सरकार ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय वंशी जो न्यूजीलैंड ऑकलैंड में रहते हैं वो भी बहुत उत्साहित है। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई विल बी मीटिंग हिम फर्स्ट टाइम, सीइंग हिम फर्स्ट टाइम इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे तो उत्सव का माहौल है, हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। बड़े दिल से, बड़े प्यार से मोदी जी आप आ रहे हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वेलकम मोदी जी, आपका न्यूजीलैंड में स्वागत है और हमारे दोनों देश के संबंध और ज़्यादा अच्छे बने। मोदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी कंट्री न्यूजीलैंड में। हम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज और ज़्यादा मजबूत हो जाए। To have Prime Minister like Narendra Modi come to our country is such a privilege and such an honour and I'm very excited. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट से। न्यूजीलैंड के सभी भारतवासी आप मोदी जी का बहुत आंख बिछा करके स्वागत में तत्पर है और आप आए और हमारे इस ऊर्जा को 4 चांद लगा दें। मेरी मातृभूमि के सबसे बड़े नेता मेरी कर्म भूमि में पधार रहे हैं, दिल से स्वागत है। मोदी जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो वो आ रहे हैं 40 साल के बाद, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग यहाँ पे इतने एक्साइटमेंट के वो आएंगे और यहाँ पे जो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर साइन हुआ है, that will be giving us a lot of opportunity between both the countries. अभी आप अगर पूछेंगे हाउ इज द जोश, इट्स वेरी हाई। अभी एफटीए का जो एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज ओनली अ बिगिनिंग ऑफ व्हाट बोथ द कंट्रीज कैन डू टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनके आने को लेकर और इतना बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब भारतवर्ष से कोई हमारा नेता जो हमें यहाँ पर गौरव महसूस कराते हैं, ऐसे मोदी जी आ रहे हैं, तो शास्त्रों में जो नेता के गुण बताए हैं, तो ये सभी गुण परमादरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के में सभी गुण उसमें दिखते हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक्साइटमेंट साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी जयशंकर और के राणा के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। और अब खबरें जो है वो फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। फ्रांस ने फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दे दी। फ्रांस के लिए एम्बापे ने 60वें और डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल किया। किलियन एम्बापे के इस विश्व कप में अब 8 गोल हो गए हैं और उन्होंने अर्जेंटीना के लायनल मेसी की बराबरी कर ली है। हालांकि गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एम्बापे के नाम ज़्यादा असिस्ट हैं, यानी गोल करने में उन्होंने ज़्यादा बार सहायता की है। वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच विश्व कप का टॉप स्कोरर बनने के लिए भी बहुत ही रोचक रेस सी चल रही मानो। 27 वर्ष के एम्बापे विश्व कप में 20 गोल कर चुके हैं। वहीं 39 वर्ष के मेसी हैं, उनके नाम 21 गोल हैं। फ्रांस 2 बार के विश्व चैंपियन है और 2022 के रोमांचक फाइनल्स में उसे अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और अब सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच के विजेता के साथ होगा। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। दोनों टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। स्पेन के खिलाफ कोई भी टीम एक गोल भी नहीं कर पाई है। मुकाबला आज देर रात भारतीय समय के हिसाब से 12:30 बजे खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। स्पेन के 18 साल के लामिन यमाल पर नजरें होंगी। टूर्नामेंट में 1 गोल कर चुके हैं। स्पेन और बेल्जियम के बीच 22 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इसमें स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बेल्जियम को सिर्फ 5 मैच में जीत मिली है। 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल की लड़ाई का दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस पहली टीम बनी है जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में अब नजर स्पेन बनाम बेल्जियम मुकाबले पर है। स्पेन के खिलाफ इस विश्व कप में अब तक एक भी गोल नहीं हुआ है। वैसे स्पेन ने फ्रांस की तरह आक्रामक खेल का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन टीम ने सावधानी पूर्वक गेंद पर नियंत्रण रखने वाला गेम अपनाया है।
लामिन जमाल टीम के सबसे तेज अटैकर हैं। वहीं मिकेल ओयारज़ाबल भी बेहद मजबूती के साथ सामने आए हैं और अब तक प्रतियोगिता में कुल 4 गोल दाग चुके हैं। स्पेन ने अब तक प्रतियोगिता में 5 मैचों में 4 में जीत दर्ज की है, वहीं 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। बेल्जियम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। टीम ने 5 मैचों में 3 जीत और 2 ड्रॉ दर्ज किए हैं। टीम सभी तरह की प्रतियोगिता में 18 मैचों से अपराजित है। वैसे बेल्जियम का डिफेंस काफी मजबूत है, लेकिन टीम की दिक्कत चोट बनी हुई है, जहां मिडफील्डर अमाडू ओनाना टीम से बाहर हैं। फीफा विश्व कप में ये दोनों टीमों के बीच तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 1986 के वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने पेनल्टी में स्पेन को 5-4 से हराया था। वहीं 1990 में स्पेन ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम इस ऐतिहासिक मुकाबले को यादगार बनाने की कोशिश करेगी। दोनों टीम्स के बीच ये मुकाबला 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड और भारत की महिला टीम्स के बीच अब तक 15 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3, इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है। 11 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीम्स के बीच इंग्लैंड में पिछला टेस्ट 2021 में ड्रॉ रहा था। न्यूज़ 8 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।